नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में पुष्पोम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी व्याकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग हाई लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं और छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है और बहुत ज़्यादा मात्राओं में इससे प्रश्न बन रहे हैं। इसलिए आज मैं लेकर उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी व्याकरण उसकी शुरुआत वर्णमाला से होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण होता क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण और प्लस माला, इसको जब हम अलग करेंगे तो वर्ण का मतलब ये होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। और माला जैसा आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को हम क्रमबद्ध रूप, एक व्यवस्थित रूप में पिरोते हैं, उसे हम माला कहते हैं। तो वर्णमाला का एक लाइन में शाब्दिक अर्थ हो जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। भाषा में उच्चारण की दृष्टि से दो होते हैं, जिसे पहला स्वर और व्यंजन कहते हैं। तो हम पहले स्वर को जानेंगे। स्वर को वैसे तो सामान्य रूप से 11 होते हैं, लेकिन अगर ऐसे लेखनी के अनुसार देखेंगे तो ये 13 होते हैं, जिसमें अंग और अह इन्हें अयोगवाह के रूप में जानते हैं। अंग और अह को अयोगवाह के रूप में जानते हैं। और सामान्य रूप से जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। स्वर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर हम किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर वह वर्ण जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है कम। इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, जिसमें कम समय लगता है, अर्थात जिसको बोलने में हमारे ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री 4 स्वर आते हैं, जो ह्रस्व स्वर में आते हैं, जिन्हें बोलने में हमें कम समय लगता है। अब इसके बाद हम आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, अर्थात दीर्घ स्वर वह स्वर होता है जिसको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है। जिसको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है और इसमें एक से अधिक मात्राएं प्रयोग में आती हैं, इसलिए हम इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में हमारा आ जाएगा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें कितना होता है? इसमें 7 होता है। अब इसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वह होता है जब हम किसी का नाम पुकारते हैं, अर्थात जिसमें दो या दो से अधिक मात्राएं होती हैं। 2 से अधिक मात्राएं जिसमें होती हैं वह होता है प्लुत स्वर। जैसे हम किसी का जब नाम पुकारते हैं तो हमें ज़्यादा समय लगता है उसका नाम पुकारने में, तो वो प्लुत स्वर में आएगा। हाँ, तो दोस्तों, आप लोगों ने स्वर को अच्छे से जाना। अब हम जानेंगे कि व्यंजन हम किसे कहते हैं। तो व्यंजन हम किसे कहते हैं, इसके बारे में। व्यंजन जिसमें स्वर की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वर तो वह हो गया जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उसे स्वर कहते हैं। उसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजन वह होता है जिसमें स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसको
इस क्रम में देखेंगे और फिर पहले स्पर्श व्यंजन को समझेंगे कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है। तो स्पर्श व्यंजन वह होता है जब हम किसी वर्ड को उच्चारण करते हैं अर्थात बोलते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों से जो हवा निकलती है वो मुंह के किसी स्थान विशेष में जाके टकराती है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इन विभिन्न भागों में जब टकराती है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन ये होते हैं क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के। ये सारे जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। जो क वर्ग का व्यंजन होता है, जो क, ख, ग, घ, अंग, उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमें स्वतः ही पता चलेगा कि हमारी जिह्वा मुंह के किस विशेष स्थान से टकरा रही है, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि वो कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है या ओष्ठ है। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि जो क वर्ग का व्यंजन होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसी प्रकार जब जो च वर्ग का होता है उच्चारण स्थान वह तालव्य होता है। ठीक उसी प्रकार ट वर्ग का जब हम ट, ठ, ड, ढ पढ़ेंगे तो हमारी जिह्वा मूर्धन्य को स्पर्श करेगी, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। हम लोग इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि जो क वर्ग का होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, जो च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो तालव्य होता है और जो ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वह मूर्धन्य होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य होता है और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जान सकते हैं। स्पर्श व्यंजन जो कि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से, हमारे स्वर तंत्रियों से जो हवा निकलती है और मुंह के किसी विशेष स्थान पे जाके टकराती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को आप इन रूपों में देख सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी और आप जल्दी से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पर्श व्यंजन के बारे में समझा। स्पर्श व्यंजन को मैंने बताया कि इसमें कौन कौन से व्यंजन हैं, किसका क्या उच्चारण स्थान है, क वर्ग का उच्चारण क्या है, च वर्ग का उच्चारण क्या है। अब हम लोग आते हैं अंतस्थ व्यंजन पर और इसको समझते हैं कि अंतस्थ व्यंजन को हम क्या कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच हो, अर्थात न स्वर और व्यंजन इन दोनों के बीच जिन वर्णों का उच्चारण होता है वह अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन में हमारे य, र, ल, व ये 4 व्यंजन आते हैं और कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछता है। जैसे य दे दिया और ये पूछ दिया कि ये क्या है, इसका स्थान क्या है। र दे दिया, इसको पूछ दिया कि हम लोग र को कहते क्या हैं। तो इन सब को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। य और व इसे अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर और आधा व्यंजन। यह न पूर्ण स्वर है न पूर्ण व्यंजन है। र को हम लोग लुंठित कहते हैं, इसका एक अन्य नाम है लुंठित। और ल को हम लोग पार्श्विक कहते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछता है, जैसे हम जो एग्ज़ाम देते हैं जिसमें वर्णमाला जैसे टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं उसमें आप नोट कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य पूछते हैं। अब ये तो हो गया अंतस्थ व्यंजन। अब हम लोग आते हैं ऊष्म व्यंजन पे। ऊष्म व्यंजन हम किसे कहते हैं? जिन व्यंजन को उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान विशेष से घर्षण खा के निकलती हो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है ये किसी मुख के स्थान विशेष से घर्षण खा करके निकलती है, जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं।
स ह। ये बोलने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है और इन्हें इसका अलग अलग नाम भी दिया गया है। जब हम स को बोलेंगे श, तो इसका जो स्थान होगा वो तालव्य होगा। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसका स्थान मूर्धन्य होगा और इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो इसका स्थान दंत्य होगा। इसका स्थान ये होगा। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने आज वर्णमाला को पढ़ा और स्वर और व्यंजन के बारे में गहन अध्ययन किया। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो या आप लोगों को लगता है कि ये थोड़ा भी उपयोगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।